इधर छाया हुआ था। तो उस समय मैं एकेडमी में प्रशिक्षण ले रहा था, फेज़ 3 का ट्रेनिंग कर रहा था। और उसके बाद जो भी घटनाक्रम का घटा, उसके बाद शासन ने ये उचित समझा और मुझ पे ये जिम्मेदारी दे दी थी कि मैं वहाँ पर जाऊँ और वहाँ पर कार्य करूँ। और मुख्यतः उस समय के मुख्य सचिव महोदय सुभाष कुमार साहब ने कहा था कि आपको जाके वहाँ पर जिलाधिकारी के रूप में आप अगर रहेंगे तो आप ज़्यादा प्रभावी रूप से काम करेंगे। और ये इसका कारण भी मुख्यतः ये था कि आप अगर पोजीशन में रहते हैं वहाँ पर, तो आपके पास सभी अधिकार जो अधिनियम के तहत प्राप्त है, जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत अगर आपके पास अधिकार प्राप्त होते हैं तो वो अधिकार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शासन जो आपको बजट रिलीज़ करता है, वो बजट के संदर्भ में आप जो अच्छे तरीके से व्यय कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी था कि मतलब उस तरह की पोजीशन में जाके कार्य करना, ये मुख्य सचिव महोदय का उस समय का सोचना था और निर्देश था। जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर रेस्क्यू का कार्य तो शुरू हो गया था। तब तक एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर्स हमारे पास पहुँचे हुए थे, प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स पहुँचे हुए थे। लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्थिति इस कारण से ख़राब थी कि बरसात तब भी जो है खुली नहीं थी। पूरी उस वैली में एक रेस्ट्रिक्शंस है कि एक तो 14 किलोमीटर का 16 किलोमीटर का ट्रैक है। ट्रैक तो पूरी तरह से वॉश आउट हो गया था, चूँकि रामबाड़ा वॉश आउट हुआ था, गौरीकुंड वॉश आउट हुआ था, तो किसी भी तरह से पैदल जाना तो वहाँ पर संभव नहीं था। रेस्क्यू करना सबसे पहला टास्क था और रेस्क्यू में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि केवल हेलीकॉप्टर से ही रेस्क्यू हो सकता था। और हेलीकॉप्टर के रेस्क्यू में भी ये उस वैली की एक कंडीशन है कि किसी भी एक गिवन पॉइंट इन टाइम में, क्योंकि वैली में जैसे हेलीकॉप्टर जाते हैं वो जगह बहुत संकरी है, उसके चलते किसी भी दशा में 6 से अधिक हेलीकॉप्टर एक समय में एयरबॉर्न नहीं हो सकते थे। तो वेदर का कंस्ट्रेंट था, स्टाफ का कंस्ट्रेंट था, जो बाकी उनको वो एक बार नीचे उतरने के बाद व्यक्ति जो है बहुत ही डिस्ट्रेस में था, बहुत ही बीमार में थे। तो उस समय उनको ये करना बहुत ही ज़रूरी था, उनको संभालना, उनकी ख्याल करना ये ज़रूरी था। तो उसके चलते मुख्यतः ये हेली ऑपरेशंस चल रहे थे और हम लोगों को लॉजिस्टिक बनाना था, नए रास्ते खोलने, डॉक्टर्स की टीम पहुंचाना, बूढ़े खच्चरों के लिए जो है वहाँ पर व्यवस्थाएं करना, अन्य मार्गों से लोगों तक पहुँचने के लिए, जैसे आपके कालीमठ वैली से हो या मयाली की तरफ से रहने वाले रास्ते खोलने, इस तरह से बहुत सारे कार्य एक साथ करने थे। और बहुत अच्छी टीम थी मेरे साथ, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था। मुख्यतः दो बातें होती है, कोई भी आपदा होती है तो उसको इमीडिएट रिस्पॉन्ड करने के लिए, एक होता है कम्युनिकेशन और दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन। क्योंकि किसी भी समय वहाँ हुआ क्या है और उसको रेमेडी के लिए किस तरह से पहुँचना है, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। और इसीलिए कम्युनिकेशन के विविध चैनल जो है, पुलिस रेडियो सेट से लेके हम लोगों के डेडिकेटेड नेटवर्क्स वहाँ पर चलाने के लिए एक इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी था, वो बहुत जल्दी किया गया था। और कोई भी एक संस्थान जो है वो पर्याप्त नहीं होता है कि सिविल एरिया में जब इस तरह का हादसा होता है तो खुद जो है सब कार्य कर सके। तो पुलिस है, आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, हमारे सिविल की एजेंसीज़ है, डॉक्टर्स है, इस तरह के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन करना बहुत आवश्यक था। शासन से, भारत सरकार से जो है कोऑपरेट करना, कोऑर्डिनेशन करना आवश्यक था। तो ये सब चीज़ करते हुए फिर उस पर कार्य किया गया। दिलीप जी, आपको मतलब कौन सी वो परिस्थिति थी जब आपको लगा कि आर्मी को कॉल करना चाहिए? देखिए, मेरे जाने के पहले ही आर्मी को तो अलर्ट किया गया था और आर्मी को कॉल किया गया था। और जब मैं वहाँ पर पहुँचा हुआ था तब तो हेलीकॉप्टर से एयरफोर्स की ऑलरेडी हेलीकॉप्टर्स आए थे, MI-17 भी था और उससे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे थे। लेकिन एक बार आर्मी कॉल करने के बाद जिलाधिकारी का यह डायरेक्शंस के अंतर्गत जो है, उसके कोऑपरेशन से, कोऑर्डिनेशन से सभी एजेंसीज काम करती है। इसलिए बहुत ज़रूरी था कि हर एक एजेंसी को योग्य काम देना और उनको डेडिकेटेड काम देना। तो मुझे अच्छे से याद है, वहाँ पर रुद्रप्रयाग में हमारे मद्रास बटालियन तैनात थी। तो हम लोगों ने उनको एक रास्ता बता दिया था कि ट्रैक के रास्ते जो है वो वहाँ केदारनाथ तक पहुँचने के लिए प्रयास करें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग नीम था, उनको हमने कहा था कि कालीमठ की तरफ से जो है ट्रैक के रास्ते चले जाए। क्योंकि हुआ ये था कि लोगों को जैसे ही लगा कि वैली सेफ़ नहीं है, टो इरोजन की वजह से पूरा नीचे का एरिया तबाह होते जा रहा है, बहता हुआ जा रहा है, तो लोगों ने ऊपर जंगल में जाना शुरू करा। और वहाँ पर बरसात हो रही थी, टेम्परेचर कम था, तो वहाँ बहुत सारे लोग फंसे थे। तो इसीलिए लोगों को वहाँ पर मोबिलाइज़ करना आवश्यक था और उनको मोबिलाइज़ किया गया। बाद में नेवी के हमारे यहाँ पर
डॉक्टर्स आए हुए थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो है वहाँ पर डिप्लॉयमेंट हो गई थी। तो बहुत सारी एजेंसीज आई, एनजीओज थे, आपके बहुत सारे प्राइवेट संस्थान थे, तो उन सभी का डिप्लॉयमेंट आवश्यक था और वो आवश्यकता अनुसार उनको डिप्लॉय किया गया। आपके सामने दो चुनौती थी, एक तो रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे स्मूथ चले और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे बचाया जाए। आपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होने के नाते आर्मी को, निम को रास्ते सुझाए। उसके बाद आप लगभग, अगर आपको याद हो इतने साल बाद, कि कितने लोगों को आप बचा पाए थे? देखिए वहाँ पर रेस्क्यू जो हुए थे लगभग जो है 12,000 के से ज़्यादा लोग जो है उनको एक्चुअल में वहाँ से निकाला हुआ था, और उसके बावजूद भी काफ़ी सारी मनुष्य हानि हुई थी वहाँ पर, और उसका भी आंकड़ा हमें याद है कि वो लगभग 4,300 से थोड़ा अधिक था, क्योंकि ये वो व्यक्ति थे कि जिसके बाद हम लोगों ने हर एक व्यक्ति को कॉन्टैक्ट ट्रेस करते हुए उनको मृतक प्रमाण पत्र दिए थे, और भारत सरकार ने जो एक कॉम्पेंसेशन का पैकेज दिया था जिसके अंतर्गत उनके परिजनों को पैसा दिया गया हुआ था। तो ये काफ़ी ही बड़ी त्रासदी थी और बहुत सारे लोग जो है इसमें उनकी जीवित हानि हुई थी, जानवरों की बहुत सारी जीवित हानि हुई थी। तो ये था, सबसे पहले प्रायोरिटी तो लोगों को बचाना ही था, और मुझे जो भी नुकसान हो गया उसके बावजूद भी काफ़ी सारे लोगों को हम लोग बचा पाए, और काफ़ी सारे लोग अभी भी प्रशासन के बारे में बताते हैं, जिन्होंने, स्थानीय लोगों ने जो है एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर उन्होंने उनकी मदद करी हुई है, जो एजेंसीज़ ने मदद करी हुई है, लोग उनके बारे में अभी भी बताते हैं कि उनके अनुभव क्या रहे और उस समय के प्रशासन ने, शासन ने, एजेंसीज़ ने क्या कैसे काम करके उनकी जान बचाई। तो वही एक सिल्वर लाइनिंग थी कि जब इस तरह का डिस्ट्रेस की स्थिति आई हुई थी तो सब ने जो है जी जान लगा के काम करा। इनफैक्ट मैं जानता हूँ कि मेरे एडीएम जो है अरोरा जी, वो खुद जो है वहाँ पर रेस्क्यू के समय गए हुए थे। उनका जो है वो नदी में बह जाने की वजह से उनका भी दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई थी। मेरे पटवारी एक थे, उनके हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। MI-27 MI-17 जब गिरा तो 22 जवानों की एक साथ मौत हो गई थी। सिविल के जो है 2 हेलीकॉप्टर्स हमारे क्रैश हो गए थे, उसमें 2 पायलट्स की मौत हो गई थी। तो रेस्क्यू समय में भी जो है ये बहुत ही रिस्की ऑपरेशन था। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा, आर्मी का बंदा जाता था वहाँ पर तो हमें कोई गारंटी नहीं होती थी कि शाम को जो है आप आएंगे कि नहीं, क्योंकि सॉइल इतना लूज, बोल्डर्स थे वहाँ पर, लैंडस्लाइड्स कंटिन्यूस चल रही थी, ऑपरेशंस इतने रिस्की थे, लेकिन सब ने जी जान लगा के कर दी। तो यही फक्र होता है कि जब भी डिस्ट्रेस की स्थिति आई तब की जो भी लोगों ने बाहर बैठ के उसका बन रहा है कि यह एक बहुत ही इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है। आने वाले समय में हम लोगों को ऐसी तैयारी रखनी होगी कि काफ़ी सालों तक जो है इस प्रकार का फिर से अगर गॉड फॉरबिड अगर आपदा भी आ जाती है तो हम लोगों को उसको फेस करने वाला, उसको सहने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आज की डेट में बनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषणा करी गई थी, उसमें से जो है वो 4 घोषणाएं लगभग पूरी हो गई है, 5वीं पे काम चल रहा है। अभी उसका फ़ेज़ 2 का कार्य हो रहा है। फ़ेज़ 2 का कार्य ये है कि उस टाउनशिप को हमें स्मार्ट बनाना है, इको फ्रेंडली बनाना है, और उसका जो हम लोगों का प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन हुआ था तो मुझे कहते हुए इसमें भी बहुत गर्व महसूस होता है कि केदारपुरी इंडिया की पहला ऐसा हिल टाउनशिप है जिसको ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। मतलब इस टाउनशिप को ये माना गया है कि ये बहुत ही अपने इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड पर खरा उतरता है और उसका नियोजन बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लोगों को वहाँ पर ले जाना, साथ ले चलना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जो चोराबाड़ी झील थी, जो मंदिर के बिल्कुल पीछे की तरफ थी, ऊपर थोड़ा जाके, तो उसके बाद साइंटिस्ट लोगों ने उसका अध्ययन भी किया था। उसमें क्या कोई सुझाव दिए थे, ट्रीटमेंट होगा, या अभी आप उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? वो आने वाले टाइम में भी खतरा हो सकती है कि नहीं हो सकती है, और उसके उस पर थोड़ा सा एक बार बताइए। जी जी। नहीं, चोलाबारी लेक आज की डेट में अस्तित्व में नहीं है। जो लेक था वहाँ पर मैंने भी कई बार जाके वहाँ पर मैंने पैदल ट्रैक भी करे हुए हैं, हेलीकॉप्टर से रेकी भी करी हुई है। तो लेक जो है वो ब्रीच हुआ है, और ग्लेशियर लेक्स जो बनते हैं उसमें ये फिनोमेना रहता है कि एक कैपेसिटी के बाद ग्लेशियर लेक, क्योंकि ये मोरेन से जो उसके बोल्डर्स होते हैं उससे वो एक जगह पर बंधे हुए रहते हैं, तो ये लूज बोल्डर्स कभी कभार एक्सेसिव प्रेसिपिटेशन से या टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से ये ब्रिज होते हैं और वो इस तरह का फ्लड में ले आता है।
तो आज की डेट में वहाँ पर लेक का कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये हमें हमेशा मानना पड़ेगा कि ये एक जो है वो सिस्मिक 4 और 5 के बीच का जो जोन है, हिमालयन रीजन से सेस्मोलॉजी के हिसाब से, भूगर्भीय हिसाब से बहुत ही सेंसिटिव जोन है, और ग्लेशियर मूवमेंट्स जो है वो बहुत वेरी करती है, पर्टिकुलरली जब हमारे क्लाइमेट अनसर्टेनिटीज़ है तब। तो उसके चलते ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग आज की डेट में भी जो हमें पानी के फ्लो जो दिखते हैं, वहाँ के भूगर्भीय जो मूवमेंट्स दिखती है, ग्लेशियर के मूवमेंट्स का जो अध्ययन किया जाता है, उसके चलते हम लोगों को इस एरिया को पूरा संभालना होगा। वहाँ की कैरिंग कैपेसिटी देख के उतने ही इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना होगा, उतने ही लोगों को परमिट करना पड़ेगा। हम लोग हैप्सर्ड ग्रोथ जो है किसी भी तरह से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एज अ गवर्नमेंट, एज अ जिम्मेदार व्यक्ति, सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम लोग किसी के भी जीवन को जो है खतरे में नहीं डाल सकते हैं। तो इस तरह के पाबंद जो है आने वाले समय में लग सकते हैं, क्योंकि अभी देवस्थानम बोर्ड का भी गठन हुआ है, तो वो भी एक ऑर्गेनाइज तरीके से कार्य करने के लिए ही गठन किया गया था कि यात्रा को बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जाए। उसमें लोगों के हक हकूक़ों के साथ जो है कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास उस देवस्थानम को सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए गठन किया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो है ये सब डेवलपमेंट्स केदारपुरी के लिए, केदार धाम के लिए बहुत ही सकारात्मक पहल साबित होगी। दिलीप जी, वो चोराबाड़ी जो लेक है, अभी आपने बताया उसके बारे में विस्तार से, मतलब उसमें अभी फौरी तौर पर तो नहीं लगता कि भविष्य में वो झील कोई नुकसान हमें करेगी? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है, और ये हम ने संबंधित वाडिया इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट है और बाकी लोगों से भी जो बात करी हुई है, तो उनका ये कहना है कि लेक की वजह से जो पिछली बार जैसे प्रलय ऐसा जैसे स्थिति बनी थी, उस तरह की स्थिति तो इस बार बनने की कोशिश नहीं है। लेकिन एक्सेस प्रेसिपिटेशन छोटी सी एरिया में हमेशा पहाड़ में होता है, उसके चलते पानी का बहाव ज़रूर आ सकता है, लेकिन उसमें लेक की जैसे एक साथ मूल्यांकन किया होगा। लेकिन मैं तब फील्ड पर था, मैं जानता हूँ कि मेरी टीम ने किस तरह से काम करा, किस तरह से भारत सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट है, स्थानीय लोगों ने मदद करी। उसके बाद लगता है कि एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन हुआ था, कम प्रिपरेशन के साथ हुआ था, लेकिन फिर भी जो है सभी ने जी जान लगा के अपने रिसोर्सेज से लड़ा हुआ था, और उसके चलते जो है काफ़ी लोगों की जान बची हुई थी और काफ़ी सारे सबक भी हमें मिले थे। दिलीप जी, पहले आपने वो जिम्मेदारी निभाई, और जो बहुत ही विषम परिस्थितियाँ थी, बहुत टिपिकल टोपोग्राफी भी थी और टिपिकल माहौल भी था। वो एक भूमिका आप निभा के बाद में आए, और अभी आप टूरिज्म सेक्रेटरी के नाते आप केदारनाथ के पुनर्निर्माण में भी लगे रहे। अभी चीज़ें काफ़ी ठीक हो गई हैं, तो पहले और अब में तो खैर काफ़ी फ़र्क है। अभी आप क्या कर रहे हैं, नया क्या कर रहे हैं केदारनाथ? देखिए, मुख्यतः एक तो था कि रेस्क्यू और दूसरा था रिहैबिलिटेशन के बाद हमें ये मानना होगा कि पूरा चार धाम यात्रा पहाड़ की इकोनॉमी के लिए, आर्थिकी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय का मंजर भी, उस समय का जो लोगों का मूड भी था, वो इतना डिप्रेस था कि लोगों को लग रहा था कि ये यात्रा कभी चल पाएगी, क्या स्केल में चल पाएगी, लोगों का क्या होगा करके। तो तभी शासन ने हमें ये टारगेट दिया था, जिला प्रशासन को, कि आपको यात्रा उसी साल चलानी है करके। और मुझे अच्छे से याद है कि ये 16 जून को हुआ था, और मेरे ख्याल से 15 सितंबर के करीब, डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी उस समय कुछ एक लोगों के साथ हमने, मोस्टली पीआरडी के जवान, स्थानीय किन्हीं लोगों के साथ एक अल्टरनेट रास्ता बनाते हुए हम लोगों ने फिर कपाट जो है वो साफ़ करके जो है उनको खोल दिया गया था। उसका पर्पज़ ये नहीं था कि हम लोगों को यात्रा चलवानी थी, लेकिन एक लोगों को कॉन्फिडेंस देना ज़रूरी था और रिहैबिलिटेशन के लिए कार्य करना ज़रूरी था, और ये हुआ था। तब की जो है पगडंडी, आज की डेट में हम लोग देखेंगे तो वो पगडंडी जो हमने नीम के अधिकारियों ने और बाकी आर्मी वगैरह के साथ जो ढूंढ निकाली थी, क्योंकि पहले रास्ता मंदाकिनी की लेफ़्ट की तरफ से जा रहा था बहुतांश, उसके बाद रामबाड़ा के बाद उसको राइट साइड में ले गए। तो तब की पगडंडी आज की डेट में हम लोग देखेंगे तो वो लगभग जो है 6 से 8 फीट मीटर लंबी जो है हो गई है। उसके बाद जो है उस समय तो कोई नहीं चला था, लेकिन नेक्स्ट ईयर जब यात्रा हुई केवल 40,000 लोग चले हुए थे, और उसके बाद केवल 5 साल में हम लोग देखते हैं तो गत वर्ष जो है ये सब रिकॉर्ड टूट गए, और हम लोग को केदारनाथ में 10 लाख से ज़्यादा लोग जो है पहुंच गए। वो अब तक की हिस्ट्री का जो है वो सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा है। बहुत सारे लोग तब कह रहे थे कि फिर हमने इस वैली में नहीं आना है, वही लोग अभी आते हैं और जब कहते हैं कि व्यवस्थाएं काफ़ी सुधर गई है तो काफ़ी अच्छा लगता है।
जहाँ तक मेरा इस कार्य के साथ सहयोग रहा है, चूँकि गवर्नमेंट ने हमेशा मुझ पर यह विश्वास जताया है, और मुझे सौभाग्य रहा है कि 2008 में भी मैं जब जिला अधिकारी वहाँ पर था, तब भी एक्वाइन इन्फ्लुएंजा की वजह से यात्रा कुछ समय बंद करनी पड़ी थी, क्योंकि घोड़े खच्चर मर रहे थे। तो उसका अनुभव था, जिसके चलते मैं 2013 में भी वहाँ पर कार्य करा। उसके बाद रिहैबिलिटेशन के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए, एडीबी के, वर्ल्ड बैंक के। मैं वहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर था। उसके बाद जब मैं कहीं बाहर पढ़ने के लिए गया हुआ था, मैं जब वापस आया तो जस्ट इंसिडेंटली हुआ ये कि मैं वहाँ पर जहाँ था तो मैं गया हुआ था, और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का वहाँ पर दौरा हुआ था, और उसके बाद फिर उनके द्वारा कुछ विशेष घोषणाएं करी गई, जो एक बृहद संकल्पना के तहत उन्होंने जो घोषणा करी हुई थी उनको आकार देना था। और उसके बाद कुछ समय बाद मेरी वहाँ पर तैनाती हो गई। तो आज की डेट में टूरिज़्म डिपार्टमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो एक बृहद और एक सुनियोजित, इको फ्रेंडली, स्मार्ट टाउनशिप की एक परिसंकल्पना करके कार्य किया जा रहा है, उस जगह पर केदारपुरी का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। तो वो कार्य टूरिज़्म विभाग देख रहा है, और सचिव के नाते जो है मेरा भी उसमें योगदान रहता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात उसमें ये है कि आज की डेट में जो व्यवस्था हम लोग दे रहे हैं, उसमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जो वो इस बात को मानते हुए पैदल भी जाएंगे, एक बार चल लेते सर। हाँ, तो थोड़ा सा ये है ना कि अच्छी चीज़ें कुछ ना ना ठीक है, बाहर आनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग चल लेंगे। इनफैक्ट मेरा तो प्लान था